चैनल पे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आरबीएससी छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब चल रही है। तो इससे पहले हमने अध्याय 4 पढ़ा था, उसमें हमने ग्लोब के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5। इसमें हम मानचित्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्रों की आवश्यकता। जब मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई थी, तब क्षेत्र संबंधी उसके ज्ञान के विस्तार होने लगा। अपने परिवेश और देश से निकलकर दूसरे देश परिवेश में जाना प्रारंभ किया तो वह कभी कभी रास्ता भटक जाता था। प्रारंभ में वह दिन में सूर्य के माध्यम से व रात्रि में तारों के माध्यम से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करता था। जब मनुष्य व्यापार या अन्य कारणों से देश परिवेश से बाहर जाने लगा तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जानकारी हो, उचित मार्ग का अनुसरण कर सके, उचित रास्ता दूसरों को बता सके। इस हेतु प्रारंभ में उसने बिना मापनी के ज़मीन या दीवार पर नक्शा बनाना प्रारंभ किया। ये शुरुआत की बात है। पहले जैसे प्रारंभ में क्या बनाया आदमी ने, मापनी से ज़मीन पे या दीवारों पे नक्शा बनाया, रेखा चित्र या खाका तैयार किया। उस समय बनाए गए नक्शों में कई तरह की व्यावहारिक समस्याओं के कारण मानव बाद में मापनी के आधार पर कागज़ पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानचित्र बनाने लगा, ताकि अपनी सुविधा अनुसार कभी भी उसका उपयोग कर सकें। क्या आप जानते हैं ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर बैठकर प्राप्त कर सकें, इसलिए पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ग्लोब की रचना की गई है। पृथ्वी के इस छोटे प्रतिरूप ग्लोब पर मनुष्य ने काल्पनिक अक्षांश देशांतर रेखाएं बनाई है, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी, जिनके माध्यम से किसी भी स्थान की स्थिति लोकेशन की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मानचित्र का विकास। क्या आप सोच सकते हैं कि मानचित्र का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार सामने आया है? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पुरातन काल में जो मानचित्र बनाए जाते थे वे आज के मानचित्रों जैसे नहीं होते थे, बल्कि वे केवल रेखा चित्र थे। यानी पहले के जो मानचित्र थे वो रेखा चित्र मात्र थे, जिनमें किसी भी भूभाग का वर्णन चित्रों के माध्यम से होता था। इन मानचित्रों की मापनी नहीं होती थी, यानी कोई माप नहीं होता था इसका, केवल चित्रों के माध्यम से दर्शाए जाते थे। आज से लगभग 3,000 वर्षों से भी पहले मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए थे। अब इसमें बताया गया है कि आज से लगभग 3,000 वर्ष पहले सबसे पहले मिस्र वासियों ने मानचित्र का उपयोग किया था, जिसमें नील नदी के आसपास के क्षेत्रों या खेतों को दर्शाया गया था। तो सबसे पहले 3,000 वर्ष पहले मिस्र वासियों ने मानचित्र बनाया था। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मानचित्र बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख योगदान है। हेकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया, जो भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। अब ये नोट डाउन करने वाली बात है कि हेकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। तो इस जो मानचित्र बनाने की कला है, इसका विकास धीरे धीरे हुआ। तो इसमें सर्वप्रथम यूनान के भूगोलवेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे पहले उन्होंने बताया कि 3,000 वर्ष पहले मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम मानचित्र का उपयोग किया, जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। तो एक तो हो गया मिस्र, और दूसरे नंबर पर आ गया मानचित्र कला बनाने में यूनान का योगदान रहा है। इसमें हेकेटियस आप याद रखने वाली एक फैक्ट, हेकेटियस ने मानचित्र कब बनाया? 5वीं 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में तैयार किया, जो भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी को गोलाभ नहीं माना जाता था। यानी इस समय पृथ्वी को गोल नहीं माना जाता था, बल्कि एक वृत्त के रूप में माना गया था। इस वृत्त के केंद्र में ग्रीस को दिखाया गया था, और इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों, कौन कौन से 3 महाद्वीपों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा जाता था। केवल 3 महाद्वीपों में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक की थी, यानी केवल सीमित जानकारी थी। 3 महाद्वीप बताए गए थे इनमें।
ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ। इसी समय के महान भूगोलवेता टोलेमी ने यूरोप में संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिनमें अक्षांश में देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है। यानी क्वेश्चन बन सकता है किसने सर्वप्रथम है, किस भूगोलवेता ने सर्वप्रथम है मानचित्र में अक्षांश व देशांतर रेखाओं को दर्शाया है? तो किसने? टोलेमी ने अपने मानचित्र में अक्षांश व देशांतर रेखाओं को दर्शाया है। तो इसमें बताया गया है ये हेकेटियस का मानचित्र है, इसमें एक वृत्त के रूप में माना है, और दूसरा ये हेकेटियस का हो गया और दूसरा हो गया टोलेमी का। तो टोलेमी में इसमें देखो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है, और हेकेटियस का मानचित्र है ये वृत्त के हिसाब से बनाया गया है। दूसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हो गई। इस काल में मानचित्र कला का विकास नहीं हुआ। विकास पुनः 13वीं शताब्दी के पश्चात हुआ जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई। इस समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ। प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ? 13वीं सदी के पश्चात यूरोप की समुद्री यात्राओं के लिए दिशाओं की जानकारी के लिए प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ। यानी यूरोप में ही प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ। कब हुआ? 13वीं शताब्दी के पश्चात हुआ। तो इसी समय प्रथम ग्लोब का निर्माण हो गया। इस समय मार्को पोलो, कौन? मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलिन, कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय महाद्वीपों या महासागरों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। अब इसके साथ ही प्रिंटिंग मशीन का भी आविष्कार हुआ। 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। और मानचित्रों का निर्माण भी आसान हो गया, यानी प्रिंटिंग प्रेस से मानचित्र के निर्माण में भी आसानी हुई। इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला का विकास हुआ। यानी मुख्य तौर पर देखें तो समुद्री यात्राओं के कारण ही मानचित्र का विकास हुआ। यहाँ वहाँ यात्रा करने के लिए उनको दिशाओं के ज्ञान के लिए मानचित्र बनाना पड़ा। तो मानचित्र की विशेषताएं कौन कौन सी है? मानचित्र में दूरी क्या चीज़ होगी? एक तो दूरी, दिशा, आकार एवं आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये विशेषता होगी। मानचित्र किन्हीं दो स्थानों से के मध्य दूरी का पता लगाना आसान होता है। दूरी के साथ साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। मानचित्र उत्तर दिशा एक तीर के द्वारा नॉर्थ एन लिखकर इंगित की जाती है। तीर का ऊपरी सिरा उत्तरी दिशा और इसके विपरीत सिरा यानी दक्षिण दिशा में होता है। मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार को प्रदर्शित करता है। मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये मानचित्र की विशेषता हुई। क्या आप जानते हैं मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी तथा किन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापनी कहते हैं। जैसे यदि धरातल के दो स्थानों के मध्य दूरी 10 किलोमीटर है और मानचित्र पर इसे 1 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है तो इस मानचित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर, यानी ये एक पैमाना हो गया 10 किलोमीटर का, मान ले 1 सेंटीमीटर, तो मानचित्र का पैमाना हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर दिखाया जाता है। इसमें ये जो पैमाना हो गया इसका मापन बताया। इसमें दिशा एवं कंपास, दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिग सूचक यंत्र कंपास कहा जाता है। इस यंत्र में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर व दक्षिण दिशा को बताती है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो कंपास में लगी सुई है ये कौन सी दिशा दर्शाती है? ये हमेशा उत्तर व दक्षिण दिशा बताती है। हम जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन 4 दिशाओं के मध्य पाई जाने वाली दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर व पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई और उत्तर पश्चिम हो गई। ये चित्र में भी दिखाया गया है। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, पश्चिम और पूर्व।
प्रमुख रूट चिन्ह। अब प्रमुख रूट चिन्ह जो मानचित्र में काम आते हैं वो कौन कौन से हैं इसमें बताए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाते हैं। भूभाग के सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र पर समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता, यानी सारे भूभाग तो हम दर्शा नहीं सकते मानचित्र पे। इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए रूट चिन्हों यानी चिन्हों के हिसाब से हम इसमें दर्शाएंगे। तो प्रतीक चिन्हों और रूट चिन्हों का उपयोग इसलिए किया जाता है। प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है, यानी इन प्रतीक चिन्हों का माप एक ही तरह के होते हैं सभी मानचित्रों पे। एक समान प्रतीक चिन्ह होने से यह लाभ होता है कि यदि किसी देश की भाषा हम नहीं जानते तब भी हम ऐसी स्थिति में इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस देश का मानचित्र का अध्ययन हम कर सकते हैं। यानी सभी मानचित्रों में समान चिन्ह होते हैं, रूट चिन्ह होते हैं। वो कुछ परंपरागत रूट चिन्हों की जानकारी अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में दी गई है। रूट चिन्हों की तरह ही विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के विभिन्न भूभागों पर को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। ये रंग भी मानचित्र अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः नदी, नाले, समुद्र तथा जलाशयों के रंग नीले दिखाए जाते हैं। पर्वतों को भूरे रंग का दिखाया जाता है, पठारों को नीले पीले रंग का और मैदानों को हरे रंग का दर्शाया जाता है। तो ये रंग हो गए स्पेशल इसमें मानचित्रों में। जलाशयों को नीले रंग का दिखाया जाता है, पर्वतों को भूरे रंग का, पठारों को पीले रंग का और मैदानों को हरे रंग का दर्शाया जाता है। अब इसमें पठारों के पीले रंग ये थोड़ा सा याद रखने वाली पॉइंट है इसमें, और पर्वतों का भूरा रंग है, पठारों का पीला रंग है। अब ये कुछ चित्र में बताए गए हैं जो रूट चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इसमें देखो आप, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन का हो गया ये निशान, मीटर लाइन का इस तरह से और रेलवे स्टेशन का इस तरह से। सड़कें पक्की 2 लाइनों के हिसाब से और कच्चियों का बनाया गया है ऐसे डॉट डॉट करके ये निशान। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की सीमा, ये अलग अलग निशान दिए गए हैं। नदी इस तरह से दिखाई गई है, कुआं एक डॉट की तरह से, और तालाब ये दिखाए गए हैं, नहर और पुल। मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ और पुलिस स्टेशन पीएस। कब्रिस्तान और बस्ती, ये बस्ती हो गई, ये कब्रिस्तान हो गई। इस तरह से ये मानचित्र में दिखाए गए हैं। पेड़ और घास इस तरह से हो गया। परंपरागत रूट चिन्हों का ये चित्र था। रेखा चित्र, खाका तथा मानचित्र। रेखा चित्र, जब आप किसी मित्र को पहली बार घर पे बुलाते हैं तो उस समय अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र पैमानों के आधार पर नहीं बना जाता, अतः रेखा चित्र में दूरियां एवं दिशाएं सही रूप से नहीं दर्शाई जाती, जबकि मानचित्र में दूरियां एवं दिशाएं यथासंभव सही प्रदर्शित की जाती हैं। यानी इसमें रेखा चित्र और मानचित्र के बारे में बताया गया। रेखा चित्र तो सामान्यतः बिना दूरियां, बिना दिशाएं ज्ञात किए होता है, इसमें पैमाने नहीं होते, और मानचित्र पैमानों के साथ होता है। आओ करके देखें, अपने मोहल्ले, गांव, विद्यालय का पैमाना रहित रेखा चित्र बनाइए और विभिन्न भू उपयोग को रूट चिन्हों से चिन्हित कीजिए। आगे है खाका। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है। इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता। इस खाके का पैमाना 1 सेमी बराबर 1 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। इसमें इसका सीमित उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय भवन का खाका बनाया जाता है, यानी एक सीमित क्षेत्र का खाका तैयार होता है। इसमें विभिन्न कमरों की स्थिति, उनकी लंबाई व चौड़ाई को भी दर्शाया जाता है। मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा व वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। मानचित्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसमें बताया गया है।
एक हो गया भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। तो इसमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है भी मानचित्रों के प्रकार में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो एक तो भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है, एक विषयक मानचित्र होता है, एक भू संपत्ति मानचित्र होता है। तो इसमें एक अन्यथा में दे के उसमें एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं। तो इसको डिटेल से देखते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी का प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। राजनीतिक मानचित्र, इसमें देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। विषयक मानचित्र, जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन की होगी, तापमान की जानकारी, वर्षण, वन, उद्योग, खनिज और जनसंख्या के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, ये विषयक मानचित्र हो गए, स्पेशल किसी विषय पे। भू संपत्ति मानचित्र, इन्हें कंडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। भू संपत्ति मानचित्र, इन मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा एवं विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। यह मानचित्र साधारणतया पटवारी के पास होते हैं। इनमें गांव के खेतों का नक्शा या मानचित्र होता है। इनमें यह पता चलता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है। यह सामान्यतः भू संपत्ति मानचित्र किनके लिए होता है, पटवारी बनाते हैं इनको। तो ये खेतों की जानकारी के लिए होती है, कौन सी ज़मीन किसकी है। आगे देखते हैं मानचित्रों का महत्व। पिछले अध्याय में आप ग्लोब एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती है। इसके विपरीत ग्लोब पर छोटे क्षेत्रों जैसे शहर या गांव को दर्शाना कठिन होता है, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी का होता है, इसलिए छोटे शहर और कस्बे इसमें दर्शा नहीं सकते। इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मानचित्र एक अच्छा माध्यम है। मानचित्र पृथ्वी का या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्रण है। मानचित्र ग्लोब की भांति पृथ्वी या किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि त्रिआयामी वस्तु को द्विआयामी स्थल पर बनाते समय कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। आकृति, आकार में दिशा में परिवर्तन आने की संभावना रहती है, यानी आकार और आकृति में परिवर्तन हो सकता है इसमें। उदाहरण स्वरूप ग्लोब पर विषुवत रेखा में ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन अधिकतर मानचित्रों में उसी अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई कमी नहीं दर्शाई जाती है। यानी एक ग्लोब हो गया, ग्लोब की आकृति गोल होती है, और एक मानचित्र हो गया वो आयत के हिसाब से होता है। तो इसमें ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं सीमित हो जाएंगी, और मानचित्र में इसको दर्शाएंगे तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसमें अंतर बताया है। ग्लोब पर ध्रुव लगभग एक बिंदु के समान होता है, किंतु अधिकतर मानचित्रों में ध्रुव को एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर भी मानचित्र के कई लाभ हैं। ग्लोब की अपेक्षा इसे बनाना आसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। इसमें छोटे स्थान, गांव, शहरों को दर्शाया जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संकलन होता है जो में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। इस कारण दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग ग्लोब की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्थानों को दर्शाया जाता है। इसलिए दैनिक उपयोग के लिए मानचित्र बढ़िया बताया, श्रेष्ठ बताया है। आगे नीचे कुछ इसकी शब्दावलियाँ दी गई है पाठ की। इसमें बताया गया जैसे ग्लोब कहते हैं पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल। विषयक मानचित्र कौन से होते हैं, जिसमें विशेष तथ्य की जानकारी हो, और दिक्सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। रूढ़ चिन्ह, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह। कैडेस्ट्रल, भू संपत्ति। नीचे इसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम। ये अभ्यास से आप करोगे तो याद रहेगा आपको। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के समुद्री मार्ग को खोजा? भारत, अमेरिका, श्रीलंका, इटली। रिक्तस्थान के प्रश्न भी दिए गए हैं। ग्लोब का प्रतिरूप है। वास्को डी गामा भारत राज्य के कालीकट में 1498 में पहुंचे थे, ऐसे करके। ये इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें
छठी क्लास के समझ के सारे क्वेश्चन अवैध वाले ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगला अपना अध्याय महाद्वीप और महासागरों के बारे में है, तो ये जल्दी बनाऊंगा मैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।